हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं रीना साहित्य गंगा चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आइए आज हम बीपीएससी या अन्य एग्ज़ामों में जो प्रमुख लेखक होते हैं और उनकी रचनाएं होती हैं, उन सभी से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को देखेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। एक बार पुनः आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए प्यारा सा, जिससे मुझे प्रेरणा मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं सीधे बिना समय गंवाए, बिना देरी किए। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें पूछा गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राम शंकर शुक्ल, रसाल तथा हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि प्रायः सभी इतिहासकारों के अनुसार हिंदी का लोक कवि कौन है। घाघ, रसलीन, बिहारी। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर ए, घाघ कवि। सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए। घाघ कवि जो है ये लोक कवि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है बाबू गुलाब राय की रचना है। 4 ऑप्शन है। हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा इसमें आंसर नंबर बी, हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, विधेयवादी पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विधेयवादी पद्धति कहते किसे हैं, इसे एक बार आप देख लेंगे। ये देख रहे हैं बीपीएससी में पूछा हुआ 1 to 5 में, टीआरई 3 में जो एग्ज़ाम हुआ था 15/3/2024 में, उसी का क्वेश्चन है। तो विधेयवादी पद्धति किसको कहते हैं देख लीजिए आप लोग। विधेयवादी पद्धति यह साहित्य इतिहास लेखन की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। इस विधि के जनक फ्रांसीसी विद्वान तेन माने जाते हैं। इस विधि में साहित्यिक प्रवृत्तियों का विवेचन और विश्लेषण युगीन पद्धतियों के संदर्भ में किया जाता है। और 4 ऑप्शन था, उसमें देख लेते हैं। कालानुक्रम पद्धति किसे कहते हैं। इस पद्धति में रचनाकारों का परिचय उनके जन्म वर्णानुक्रम अनुसार दिया जाता है। जॉर्ज ग्रियर्सन तथा मिश्र बंधुओं ने अपने इतिहास ग्रंथों में इसी विधि का प्रयोग किया है। यानी कि पूछ लेगा कि कालानुक्रम पद्धति का प्रयोग कौन से कवियों ने किया है, तो आप देख लेंगे आचार्य ये जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधु, ये दोनों लोगों ने कालानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया है। वर्णानुक्रम पद्धति देखते हैं। इसमें इस पद्धति में रचनाओं का परिचय उनके नाम के वर्ण क्रमानुसार दिया जाता है। यह साहित्य इतिहास लेखन की सर्वाधिक दोषपूर्ण प्रणाली मानी जाती है। तो सबसे अगर कहें कि उपयुक्त या सबसे प्रसिद्ध विधि कौन सी है, तो वह है विधेयवादी पद्धति और इसके जनक फ्रांसीसी विद्वान तेन माने जाते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है अपभ्रंश और आदिकालीन हिंदी का बहुत ही प्रसिद्ध छंद है। यानी कि अपभ्रंश काल और आदिकाल का जो प्रसिद्ध छंद है वो है आपका दोहा। आंसर नंबर ए सही होगा। और अपभ्रंश और आदिकालीन हिंदी का बहुत ही प्रसिद्ध छंद दोहा है। अपभ्रंश को दोहाबंध भी कहा जाता है, तो इससे इसको ध्यान रखना है आपको। आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है मध्य भारतीय आर्य भाषा का अंतिम रूप कौन सा है। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। तो इसमें से जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, अपभ्रंश। यानी कि अपभ्रंश के बाद से हिंदी की शुरुआत हो जाती है। तो ये मध्यकाल में भारतीय आर्य भाषा का अंतिम रूप पूछ रहा है। इसके पहले आप देखेंगे कि संस्कृत, फिर संस्कृत के बाद से पाली, प्राकृत, फिर लास्ट में अपभ्रंश, फिर हिंदी शुरुआत हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है। यानी कि अशोक ने अभिलेख जो उनके जितने भी अभिलेख हैं उसमें से किस प्राकृत का प्रयोग है, उसमें मागधी भाषा का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है सौरसेनीय अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ है। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर डी, सॉरी आंसर नंबर सी, राजस्थानी। बिहारी आपके मागधी से, जबकि
ये राजस्थानी आपका शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ आप देख सकते हैं कौन सी बोलियाँ किस क्षेत्र में बोली जाती हैं। तो शौरसेनी अपभ्रंश से राजस्थानी उपभाषा का विकास हुआ है। इसकी 4 उपबोलियाँ हैं, यानी कि राजस्थानी की 4 उपबोलियाँ हैं। पहला मारवाड़ी जो पश्चिमी राजस्थानी में बोली जाती है, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, नागौर, ये इस क्षेत्रों में सभी मारवाड़ी बोली जाती है। मेवाती ये उत्तरी राजस्थानी में बोली जाती है, दिल्ली, गुड़गांव, अलवर, भरतपुर, इन सभी क्षेत्रों में मेवाती बोली जाती है। और ढूंढाती या जयपुरी कहें तो जयपुर, अजमेर, किशनगढ़, इन सभी जगहों पे ढूंढाती बोली जाती है। और फिर मालवी ये दक्षिण राजस्थानी का नाम है। उज्जैन, इंदौर, नीमच, देवास और रतलाम में मालवी बोली जाती है। ये सभी राजस्थानी की बोलियां हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है प्रकृति संस्कृतम तत्र भवम तत् आगतम व प्राकृतम, निम्नलिखित कथन को किसने कहा है। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, आचार्य हेमचंद्र। यानी कि इस वाक्य को कहने वाले कौन है, आचार्य हेमचंद्र। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है अपभ्रंश साहित्य का पहला संपादक निम्न में से कौन है। 4 ऑप्शन है, डॉक्टर रिचर्ड पीसेल, डॉक्टर ग्रियर्सन, डॉक्टर नामोर सिंह, डॉक्टर हरदेव बाहरी। तो सही जवाब हो जाएगा आपका इसमें आंसर नंबर ए, डॉक्टर रिचर्ड पीसेल। यानी अपभ्रंश साहित्य का पहला संपादक पूछ ले तो सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर 1, डॉक्टर रिचर्ड पीसेल जो है अपभ्रंश साहित्य के पहले संपादक हैं। आप देख लेंगे प्रमुख पुस्तक और उनके लेखकों को। डॉक्टर ग्रियर्सन का जो लिखा हुआ रचना है हिंदी मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। डॉक्टर नामोर सिंह द्वारा लिखित पुस्तक है छायावाद, इतिहास और आलोचना, आलोचक के मुख से इत्यादि। और डॉक्टर हरदेव बाहरी की लिखी हुई रचना है राजभाषा शब्दकोश होगा, प्रसाद काव्य विवेचन, हिंदी साहित्य की रूपरेखा। ये डॉक्टर हरदेव बाहरी द्वारा लिखित रचना है। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है। तो 4 ऑप्शन है, आधुनिक काल, भक्ति काल, रीति काल, संयुक्त काल। तो आप देख सकते हैं कि ये हिंदी साहित्य काल के अंतर्गत जो संयुक्त काल है इसका विभाजन नहीं होता, इस नाम से कोई भी विभाजन नहीं किया गया। वैसे हिंदी साहित्य काल के विभाजन को आप सामान्य रूप में याद रख लेंगे। ये जो काल विभाजन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है। तो पहला जो आता है आदिकाल 1050 संवत से 1375 तक, दूसरा आता है भक्ति काल 1375 संवत से 1700, और रीति काल संवत 1700 से 1900, और आधुनिक काल 1900 संवत से अब तक। ये चारों इम्पोर्टेंट है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा हिंदी साहित्य के इतिहास को ये विभाजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है। तो अभी आपने ऊपर देखा है, तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर बी, 4 भागों में हिंदी कालखंडों को विभक्त किया गया है। जो देख रहे हैं आप वही है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी जो आपका अल्टीवल एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा है। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। और देख भी सकते हैं आप कितनी बार ये पूछा गया है। उत्तराखंड NBS PGT में भी पूछा गया है, उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर में, UGC नेट में भी पूछा गया है, और DSSB PGT में पूछा गया है, फिर UP SSSC में भी पूछा गया है। और अभी हाल ही में जो 2025 में LT का पेपर हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन 2 जगह पूछ लिया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, आप समझ सकते हैं कि कितने भी इम्पोर्टेंट ये सभी क्वेश्चंस हैं जिसको हम अभी देख रहे हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 13 है आदिकाल का संभावित समयारंभ कौन सा माना गया है। यानी कि आदिकाल का समय सीमा क्या माना गया है। तो अभी आप ऊपर देखे होंगे, गेस करिए तो जरा आप। तो आदिकाल का जो समय सीमा होगा सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, 1050 विक्रम संवत।
यानी कि 1050 से 1375 तक, 1300 से फिर 1700, 1700 से 19 तक, यही चारों ऑप्शन है। बस आपको ध्यान रखना है कि आदिकाल कौन सा है, तो वह है 1050 विक्रम संवत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है, हिंदी भक्त काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग इनमें से किसने कहा है? तो सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर डी, श्याम सुंदर दास। यानी कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग इनमें से किस कवि ने कहा है और भक्ति काल को कहा है, ध्यान रखेंगे, तो वह है श्याम सुंदर दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है, पूर्व मध्यकाल का समय कौन सा माना जाता है? यानी कि मध्यकाल को दो भागों में बांटा गया है, एक पूर्व मध्यकाल और दूसरा जो होता है वह उत्तर मध्यकाल। तो पूछ रहा है कि पूर्व मध्यकाल का समय सीमा क्या है? तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, 1375 से 1700 विक्रम संवत तक। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया, ये आप देख सकते हैं पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल को। देखिए, शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य इतिहास के 900 वर्षों के इतिहास को 4 कालों में विभाजित किया है। पहला आदिकाल 1050 से 1375 विक्रम संवत, पूर्व मध्यकाल 1375 से 1700, उत्तर मध्यकाल 1700 से 1900 और आधुनिक काल 1900 से 1984 विक्रम संवत, या फिर या ये कह लें कि अब तक मान सकते हैं आधुनिक काल को। तो इसमें देख सकते हैं आप, ये पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। तो पूर्व मध्यकाल को हम भक्ति काल भी कहते हैं एक तरह से, और उत्तर मध्यकाल को हम रीति काल कहते हैं, ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है, पूर्व मध्यकाल को हिंदी साहित्य में इस नाम से भी जाना जाता है, जैसे अभी हमने ऊपर बताया है, ठीक देखिए उससे क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है। यानी कि पूर्व मध्यकाल का दूसरा नाम भी क्या है? तो अभी हमने क्या बताया है कि पूर्व मध्यकाल को हम भक्ति काल भी कहते हैं, तो सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए क्या पूछा गया है, यहाँ पे नाम देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है, हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास इनमें से किसने किया था? तो सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का प्रयास करने वाले विद्वान हैं डॉक्टर ग्रियर्सन, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है, हिंदी साहित्य के प्रथम काल खंड को बीजवपन काल नाम किसने दिया है? यानी कि प्रथम कालखंड को यानी प्रथम कालखंड आप समझ सकते हैं किसको, आदिकाल को यहाँ पे कहा गया है। तो आदिकाल को बीजवपन काल किसने कहा है? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 के बाद देखते हैं 19। यह नाम देख सकते हैं, विभिन्न कालों के नाम दिए गए हैं और उनके जो नामकरण करता है, जैसे मिश्र बंधु ने क्या नाम दिया है, प्रारंभिक काल, रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजवपन काल, ये आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया, रीतिकाल को श्रृंगार काल इनमें से किसने कहा है? तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अगर इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछता कि रीतिकाल को श्रृंगार काल कहना चाहे तो कोई कह सकता है, तो ऐसा अगर पूछता है या श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया है, तो वहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। परंतु जैसे ही इन्होंने कहा उसके बाद तुरंत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इस काल का नामकरण श्रृंगार काल कर दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है, किशोरीलाल गुप्त की पुस्तक हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास इनमें से किस पुस्तक का अनुवाद है? तो 4 ऑप्शन है और पूछ रहा है कि हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास इनमें से किस पुस्तक का अनुवाद है? तो सही जवाब इसमें से हो जाएगा आपका आंसर नंबर, देख लेते हैं आंसर इसका एक बार, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है मुझे। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, यानी कि किशोरीलाल गुप्त की पुस्तक हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का अनुवाद है। आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे।
इसके लेखक जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन है। इनकी अन्य रचना सूरसागर की टीका 4 खंडों में भी है। तो द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को किशोरी लाल गुप्त जी ने क्या किया था, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवादित किया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21 में पूछा गया है, साहित्य को जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब इनमें से किसने कहा है। यानी कि साहित्य क्या होता है, जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तो इसमें से सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये कोटेशन किनका है, रामचंद्र शुक्ल का है। इनकी कुछ रचनाएं दी हुई हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। जैसे जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब कहा, ये तो हमने देख लिया। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि निबंध है, सूरदास, रसमीमांसा, त्रिवेणी, इनकी ये सभी आलोचनात्मक ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया, भक्ति आंदोलन इनमें से किस विद्वान ने भक्ति आंदोलन को इनमें से किस विद्वान ने इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया कहा है। यानी कि ऐसा मानना है कि जो भक्ति आंदोलन है वह इस्लाम के आक्रमण के फलस्वरूप भारत में जन्म लिया था। तो इसमें से सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनका मानना है कि अगर इस्लाम न आए होते तो फिर ये भक्ति आंदोलन का उदय न होता। जबकि इसके ठीक इनके बातों को खंडन करते हैं या काटते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। वो कहते हैं कि अगर इस्लाम न भी आया होता तो भी भक्ति काल या भक्ति आंदोलन उत्तर भारत में वैसे ही होता, बारहयाना जैसे कि आज है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। इस्लाम की प्रतिक्रिया मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और हजारी प्रसाद द्विवेदी स्वाभाविक विकास मानते हैं। कहते हैं कि इस्लामी आक्रमण या इस्लामी न भी आए होते तो भी भक्ति काल का उदय होना स्वाभाविक था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है, हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम लेखक किसे माना जाता है। गारसा दत्तासी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ग्रियर्सन और श्याम सुंदर दास। सही जवाब हो जाएगा इसमें आंसर नंबर ए, गारसा दत्तासी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 में क्या पूछा है, 24 में पूछा गया है आपका, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा। राम कुमार वर्मा, डॉक्टर नागेंद्र, राहुल संकीर्तन, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इसमें से सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, राम कुमार वर्मा। ये क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए आप कई एग्जामों में पूछा गया, KBS में भी, UK SSS में भी, GIC में भी पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। और भी इनकी रचनाएं देख सकते हैं आप राम कुमार वर्मा की। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा। हिंदी साहित्य में डॉक्टर राम कुमार वर्मा को एक प्रसिद्ध नाटककार, एकांकीकार के रूप में भी जाना जाता है। इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं, एकलव्य, रश्मि टाई, सप्तकिरण, कौमुदी, महोत्सव, पृथ्वीराज की आंखें, जौहर, दीपदान। इनमें से आप याद रख सकते हैं, रश्मि टाई भी पूछा हुआ क्वेश्चन, मतलब ये रचना है इनका, और पृथ्वीराज की आंखें, दीपदान, ये कहीं ना कहीं पूछा हुआ इनकी रचना है। तो इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। यह कथन किसका है। 4 ऑप्शन है, राम जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, गेस करेंगे आप। इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, हिंदी साहित्य का आदिकाल किस आलोचक की कृति है। तो इसमें से सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। यह उक्ति किस रचनाकार की है। 4 ऑप्शन है, अज्ञेय, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो यह काव्य की परिभाषा है। इसमें से सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर बी, जयशंकर प्रसाद द्वारा यह परिभाषा दिया गया है। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। 28 में क्या पूछा गया है, देखिए,
28 कह रहा है श्रद्धा एवं भक्ति के योग का नाम भक्ति है। श्रद्धा एवं प्रेम के योग का नाम भक्ति है। यह किसका प्रसिद्ध कथन है? 4 ऑप्शन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुक्तिबोध, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल। सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, रामचंद्र शुक्ल। ये श्रद्धा भक्ति निबंध से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है हिंदी साहित्य के आदिकाल को इनमें से किसने सिद्ध सामंत काल नाम दिया है? राहुल संकीर्तन, रामकुमार वर्मा, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी। सही जवाब हो जाएगा इसमें से सिद्ध सामंत काल नाम देने वाले हैं राहुल संकीर्तन। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। देख रहे हैं ये क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है, कितनी एग्जामों में पूछा हुआ है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये वीडियो आपके लिए कितनी ही यूज़फुल है, कितनी इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो ये नामकरण आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बार पुनः। वीरगाथा काल नाम देने वाला है रामचंद्र शुक्ल, चारण काल या संधि काल रामकुमार वर्मा, आदि काल हजारी प्रसाद द्विवेदी, बीज बप्पन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी और सिद्ध सामंत काल नाम देने वाले हैं राहुल संकीर्तन। तो सही जवाब उसमें आपका था राहुल संकीर्तन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है किस इतिहासकार ने कवियों का क्रम वर्णानुक्रम से रखा है? अभी जो हमने ऊपर देखा ना व्याख्यात्मक आंसर, उसी में इसका जवाब छुपा हुआ था। तो आप देख रहे हैं आंसर नंबर ए हो जाएगा गारसा दत्तासी। इन्होंने अपने इतिहास में कवियों का क्रम जो है बढ़ के अनुसार रखा है, यानी कि बड़ों के क्रम के अनुसार, जैसे ए फिर बी ऐसे करके जितने भी कवि ए नाम से आएंगे उसको पहले रख लिया, फिर बी से, फिर सी से ऐसे करके, या फिर क ख ग हिंदी में देखेंगे तो। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है किस काल को गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है? वीरगाथा काल, रीति काल, भक्ति काल, आधुनिक काल। सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, आधुनिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्य काल नाम दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। 32 में पूछा गया है हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामान्यतः कब से माना जाता है? 1850 से, 1700 से, 1750 से या 1900 से? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीपीएससी जो TRE 3 हुआ था उसमें भी यह क्वेश्चन पूछा गया था टीचर एग्जाम्स का। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, 1850 ईस्वी से आधुनिक काल का समय सामान्य रूप से मान लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, अब यहाँ पे आदिकाल से संबंधित प्रश्न आएंगे आपके। तो क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया है भा अवतार मोर नौसदी 30 बरस भा अवतार मोर नौसदी 30 बरस ऊपर कवि बदी। पूछा है यह पंक्ति जायसी की है या कबीरदास के संबंध में है या आलम की या फिर उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये देख रहे हैं बीपीएससी TRE 3 का जो 1 to 5 के लिए एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें से सही जवाब आपका हो जाएगा आंसर नंबर ए। यह कथन किसके लिए है? जायसी के लिए है। 30 का आंसर हो जाएगा ए। और इसका आप देखेंगे व्याख्यात्मक हल देखना चाहें तो देख सकते हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें क्या बताया गया है। प्रस्तुत पंक्तियाँ मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा आखिरी कलाम के नाम से फारसी भाषा में छपी थी। यह बाबर के समय में लिखी गई थी। इसमें बाबर की प्रशंसा है। इस पुस्तक में जायसी ने अपने जन्म के संबंध में भी लिखा है, ऐसा इसमें उल्लेख है। कबीरदास की हिंदी साहित्य के निर्गुण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे कबीरदास जी। इनकी प्रमुख रचनाएं रामायणी, शबद और साकी है। आलम सेब को देख लेते हैं। रीतिकाल के एक हिंदी कवि थे। इनका प्रारंभिक नाम लालमरी त्रिपाठी था। इनकी रचनाएं सुदामा चरित, श्याम सनेही, आलम के लिए। तो चारों ऑप्शन को आपने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया है बिसलदेव रासो किस काल का प्राचीनतम ग्रंथ है? तो ये रासो से संबंधित जितने भी आपके ग्रंथ हैं ना, ये सभी वीरगाथा काल के हैं। तो आंसर नंबर सी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अपभ्रंश
में क्षतिपूरक दीर्घीकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। 8वीं-9वीं सदी के सिद्धों की भाषा में हमें अपभ्रंश से निकलती हुई हिंदी स्पष्ट दिखाई देती है। नाथ जोगियों की बाड़ी में आरंभिक हिंदी का रूप अधिक निखरा हुआ है। अपभ्रंश भाषा में 3 वचन हैं। तो पूछ रहा है कौन सा कथन असत्य है। तो अपभ्रंश में क्षतिपूर्वक दीर्घीकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। 8वीं-9वीं सदी के सिद्धों की भाषा में हमें अपभ्रंश से निकली हुई हिंदी स्पष्ट दिखाई देती है। आरंभिक हिंदी का रूप निखरा हुआ है। इसमें सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर डी। अपभ्रंश भाषा में 3 वचन है। नहीं, यह बात गलत है, जबकि अपभ्रंश भाषा में 3 वचन नहीं दिए गए हैं। बाकी सभी विकल्प आपके क्या हैं, सही है। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है किसने हिंदी का प्रथम कवि जैन साहित्य के रचयिता सरप्पा को माना है। यानी कि सरप्पा को प्रथम कवि मानने वाले कौन है। तो इसमें से जवाब हो जाएगा आंसर नंबर सी। राहुल शंकरत्यायन ने सरप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं, नहीं दिया है उस हिसाब से। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग कवियों को प्रथम कवि माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया है मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि कौन है। 4 ऑप्शन है विद्यापति, तुलसीदास, जयसी और बिहारी लाल। सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर ए। मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं आपके विद्यापति। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया है सिद्ध एवं नाथ साहित्य में किस अपभ्रंश का प्रयोग हुआ है। नागर, पैशाची, महाराष्ट्री और अर्धमागधी। तो सिद्ध और नाथों में ज़्यादातर कौन सा अपभ्रंश का प्रयोग हुआ है। तो वह है आपका, देखते हैं आंसर इसका क्या दिया हुआ है। सिद्ध और नाथों में ज़्यादातर जिस भाषा का प्रयोग हुआ है वह है अपभ्रंश भाषा का प्रयोग। आंसर नंबर डी हो जाएगा आपका। सिद्ध और नाथ साहित्य में अर्धमागधी अपभ्रंश का प्रयोग अधिक हुआ है। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का तथा शौरसेनी से पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है। यानी कि सिद्ध और नाथों में ज़्यादातर अर्धमागधी अपभ्रंश का प्रयोग किया गया है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है। 39 कह रहा है पौराणिक गाथाओं की जानकारी के लिए अपभ्रंश का सबसे बड़ा ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है। यानी कि पौराणिक गाथाओं की जानकारी अगर हमें मिलती है तो इसके लिए सबसे बड़ा ग्रंथ कौन सा है। तो इसमें से सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी 63 महापुरुष गुणालंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि ये 63 महापुरुष गुणालंकार है ना, इससे हमको पौराणिक गाथाओं की जानकारी सर्वाधिक मिलती है। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया है किस काव्य को प्रसिद्ध हिंदी रासो काव्य कहा जाता है। यानी कि हिंदी का सबसे प्रसिद्ध रासो काव्य कौन है। तो वह है पृथ्वीराज रासो। वैसे तो ये सभी रासो ग्रंथ से ही संबंधित है, लेकिन सबसे प्रसिद्ध कौन है, पृथ्वीराज रासो, जो कि चंद्र बरदाई द्वारा लिखा गया है और इसे हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 रामायण के रचयिता कौन है। तो ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, लेकिन एग्ज़ाम में ना हमारा मन थोड़ा सा घबराया हुआ, एक तरह से कहें तो डरा सहमा हुआ सा होता है। तो एग्ज़ाम में धैर्य बनाए रखने की आवश्यकता होती है। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए। रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। कुछ और भी ये रचना और रचनाकार हैं, देख सकते हैं आप। तुलसीदास द्वारा लिखित रामचरितमानस, गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, जानकी मंगल, बाणभट्ट का हर्षचरित और कादम्बरी है। वात्स्यायन का कामसूत्र और न्यायसूत्र है। ये बाणभट्ट तो इनकी ये दोनों रचनाएं न जाने कितनी बार बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 आल्हा खंड किस बोली या भाषा में लिखा गया है। भोजपुरी, बुंदेली, मैथिली और बघेली। सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर बी, बुंदेली बोली या भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कीर्तिलता किस भाषा की रचना है। तो कीर्तिलता जानते हैं आप किन की रचना है कमेंट करके बताएंगे आप मुझे। पूछ रहा है किस भाषा की रचना है। मगही, मैथिली, अपभ्रंश
और खड़ी बोली। इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, अपभ्रंश। और ये रचना जो है ना विद्यापति की है। कीर्तिलता और कीर्तिपता का अपभ्रंश ना दे करके कभी कभी अवहट भी देता है, तो आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखते हैं आगे 44। क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा गया है, इनमें से किसे कवियों के राजकुमार के रूप में जाना जाता है? तो कवियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? वह है अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। कालिदास त्रिवेदी किसके दरबारी कवि थे? औरंगजेब, शाहजहां, मोहम्मद सारंगीले, बहादुर शाह जफर। तो सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, औरंगजेब। यानी कालिदास त्रिवेदी किसके दरबार में रहते थे? औरंगजेब के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा गया है, देसिल बैना सब्जन मीठा ते तैसन जमपव अहट्टा, यह किसका प्रसिद्ध कथन है? स्वयंभू, मुंज, विद्यापति या सरप्पा। सही जवाब हो जाएगा आपका इसमें आंसर नंबर सी, विद्यापति। इन्होंने मतलब देसी भाषा को क्या बताया है? बहुत ही मीठा बताया है। और इनकी जो रचना है देसी भाषा में, वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे विद्यापति की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है, रासोचरित काव्य है और उसकी रचना रासक शैली में हुई थी, यह कथन है। यानी कि रासोचरित काव्य है, उसकी रचना रासक शैली में हुई, ऐसा मानने वाले विद्वान कौन है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका इसमें आंसर नंबर 47 का आंसर नंबर देखते हैं क्या दिया हुआ है। 47 का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, यानी कि रासो चरित काव्य है, उसकी रचना रासक शैली में हुई है, ऐसे मानने वाले विद्वान है हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से मानी है। वे लिखते हैं, चंद्रबरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। हजारी प्रसाद द्विवेदी रासो शब्द की उत्पत्ति रासक या उपरूपक शब्द से मानना है। आप ये कथन याद रखेंगे कि रासोचरित काव्य है और उसकी रचना रासक शैली में हुई है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे अपभ्रंश वाल्मीकि कहा जाता है? यानी कि कौन से कवि हैं जिनको अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर सी, स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा गया है, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, यह किसका प्रसिद्ध कथन है? तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर बी, अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा गया है, खुमार रासो किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर सी, दलपति विजय। आज तक अभी तक के लिए इतना ही। 50 क्वेश्चंस हमने देखे हैं और आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तब तक आप मुझे कमेंट करके बताएंगे यह वीडियो आपको कैसी लगी, और प्लीज़ एक बार पुनः हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। और कमेंट इस उद्देश्य से भी करिए कि क्या इसमें अच्छाई आपको लगी है और फिर क्या इसमें कमियां रह गई हैं, उसे सुधारने का मुझे मौका अवश्य दीजिए। तो प्लीज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।